नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार पहुंचे। 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन उन्होंने किया, जिसमें कुल 32 करोड़ 32 लाख 12 हजार रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 78 लाख 9 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां आज बलौदाबाजार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय बलौदाबाजार पहुंचे, जहां उन्होंने 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कुल 32 करोड़ 32 लाख 12 हजार रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 88 लाख 9 हजार रुपए के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय 51 युवाओं को भी उन्होंने बड़ी सौगात दी है। विभिन्न विकास कार्यों को रफ्तार इस लोकार्पण और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सौगात बलौदाबाजार को दी है, उससे मिलेगी। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर अब राजधानी में आग की तरफ फैल गई है। मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। इस पर मुंबई पुलिस उन्हें समन देकर लौट गई। शाहरुख के घर मन्नत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहरुख खान को धमकी रायपुर से ही दी गई थी। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने फैजान नाम के एक शख्स से राजधानी के पंडरी थाने में पूछताछ भी की। इस दौरान इंडिया वॉइस के संवाददाता मनोज शुक्ला से खास बातचीत में रायपुर के पुलिस आईपीएस सीएसपी अजय कुमार ने बताया कि फिल्म स्टार शाहरुख खान को मिली धमकी मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने रायपुर के एक शख्स फैजान खान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मुंबई की बांद्रा पुलिस रायपुर पहुंची थी। पुलिस ने रायपुर के पंडरी थाने स्थित सोसाइटी अशोक आइकॉन से फैजान को हिरासत में लिया और उससे थाने में पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में फैजान ने बताया कि उसका मोबाइल गेम गुम हो गया था। 2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट दी इधर उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। हाँ, और 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए। मेरे घर पे आए थे, फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना मोवा पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट दिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहां मुंबई बुलाया मुझको। वहां पे उन्होंने सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी, अब इस पूरे मामले के तार जो हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी रिया, बता दूं रिया आपको कि ये घटना कल की है और शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी के एवज में 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। तो जिसे लेकर अब शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है कि पूरी रायपुर में खलबली मच गई थी कि रायपुर का कौन सा इंसान है जो इस तरह की धमकी शाहरुख खान को दिया। ये पूरा दिन जो है गामा-गामी का माहौल यहाँ देखने को मिला। महाराष्ट्र पुलिस जो है बांद्रा थाने की पुलिस यहाँ रायपुर आई थी। यहाँ पर राजधानी के पंडरी थाने में फैजल नाम के व्यक्ति से करीब 1.5-2 घंटे पूछताछ भी इस मामले में, जिसके मोबाइल से ही ये कॉल गया था बांद्रा पुलिस को। तो इसलिए फैजल से पूरी जानकारी जो है महाराष्ट्र की पुलिस जो आई थी मुंबई से, वो यहाँ के पंडित थाने में पूछताछ की और ये फैजल नाम का जो व्यक्ति है उसने साफ तौर पर कहा कि हमारी मोबाइल 2 तारीख को चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर जो है राजधानी के खमसराई थाने में दर्ज है और उसका एफआईआर की कॉपी भी उसने महाराष्ट्र पुलिस को दिखाई है। और उसका आरोप है कि ये पहले जो है हमने जो है ये फिल्म देखकर जो है शाहरुख खान को एक केस में जो है इन्वॉल्व किया था, उसके एवज में हमको फंसाने की साजिश की जा रही। मेरा जो है इसमें कोई रोल नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से जो शख्स जिसका नाम सामने आया, जिससे पुलिस ने भी पूछताछ की, फैजान खान, उसका कहना है कि उसका मोबाइल फोन कुछ दिन पहले गुम हो गया था, खो गया था। अब पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्या फोन को ट्रेस किया जा रहा है, फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और किस तरह से फोन खोया, ये सब को लेकर क्या कुछ जानकारी?
जी रिया, निश्चित रूप से जिस हिसाब से शाहरुख खान को धमकी तो दी गई है फोन पे, तो और पुलिस में FIR भी दर्ज है, मुंबई के बांद्रा थाने में FIR भी दर्ज है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो धमकी दिया ही है। अब फैजल अपने तरफ से यहाँ पर अपनी पूरी वो दिखा दिए कि हमने FIR कराया था, हमारी मोबाइल 2 तारीख को गुम है और 5 तारीख को ये घटना बताई जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा कि 5 तारीख को धमकी भरा काल दिखाया था। तो अब ऐसे में फैजल की क्या उसमें भूमिका रही है? फैजल को मुंबई पुलिस ने 14 तारीख को पूछताछ के लिए फिर से मुंबई बुलाया है। अब फैजल वहां पर जाएंगे भी। फैजल ने इस बात को भी कहा है कि हम जाके पूरा सहयोग करेंगे मुंबई पुलिस का कि घटना का पूरा जो है निराकरण हो सके। तो निश्चित रूप क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि जो फैजान है उसका नाम सामने आया है, क्या किसी और के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए हैं अभी तक? क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच के चक्कर में छत्तीसगढ़ आई थी। अब जो जिसका नाम सामने आया फैजान, उसे अब मुंबई बुलाया गया है पूछताछ के लिए। क्या किसी और के भी नाम इसमें सामने आए हैं मनोज? आपको बता दूं कि इसमें और किसी का नाम नहीं है। फैजल की मोबाइल से कॉल गया था बांद्रा पुलिस को, तो उन्हीं के नाम पर FIR दर्ज है और उसी को लेकर बांद्रा पुलिस जो है रायपुर राजधानी आई थी और 1.5-2 घंटे पूछताछ के बाद जो है फैजल को छोड़ भी दिया गया था मुंबई पुलिस द्वारा और फिर उनको नोटिस जारी कर 14 तारीख को मुंबई बुलाया गया है। अब ये इसमें जांच का विषय बना हुआ हाई प्रोफाइल मामला है। शाहरुख खान छोटे मोटे नेता भी नहीं, अभिनेता भी नहीं है, बड़े जो है स्टार है, तो ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस कहीं न कहीं पूरे तरह से बारीकी से जांच करेगी और जो भी दोषी होगा पुलिस कहीं न कहीं इसका। हालांकि इस मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस का किस तरह से सहयोग इस मामले को लेकर? जी आपको बता दूं कि जब मुंबई पुलिस यहाँ पर आई थी फैजल को जो है गिरफ्तार करने, तो मुंबई पुलिस के साथ जो है रायपुर राजधानी की पुलिस भी साथ पूरा कोऑपरेट की है और पूछताछ में भी राजधानी पुलिस जो है पूरा सहयोग की है और राजधानी पुलिस भी ये चाहती है कि इसका और हमारी इस संदर्भ में वार्ता यहाँ के रायपुर CSP जो अजय कुमार जी से भी हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मामला मुंबई पुलिस देख रही है और इसमें जो भी होगा हमारी तरफ से पूरा सहयोग भी उनको मिलेगा। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखें और साथ ही हमारे साथ जुड़े भी रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। मामला जो है वो रायपुर पुलिस का नहीं है, मुंबई पुलिस का है। जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जहाँ पर एक शख्स ने कॉल करके शाहरुख खान का नाम लेके धमकी दी और उससे कुछ पैसों की मांग की। तो उसी मामले में मुंबई पुलिस आज थाना महुआ में आई थी और उन्होंने वहाँ पर पहचान की एक फैजान नाम के व्यक्ति की, उसको बुलाकर थाने में पूछताछ की गई। उसको एक नोटिस सर्व हुआ है, तो उसमें आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। सर जैसे मैंने बोला, इसमें जो जांच है वो मुंबई पुलिस का जांच का विषय है, तो मुंबई पुलिस इसमें जांच करेगी और जैसे ही इसमें जो निकल के आएगा सामने वो आप सब पता लग जाएगा। ठीक। वही खबर भिलाई से है, जहां भिलाई में नामकरण पर बवाल हो गया। जी हां, विधायक के ऊपर सत्ता का नशा दिखा। विरोध करने पर विधायक ने युवक की गर्दन पकड़ दी। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने लिखा कि विधायक जी, ये जनता है, यही आपको विधायक बनाई है। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जनता हमेशा रहेगी, यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। ग्रामीणों ने घेरा तो बीजेपी विधायक के ऊपर सत्ता का नशा इतना कि पकड़ ली युवक की गर्दन। तो भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना भी साधा है। तो ये पूरा मामला भिलाई से है, जहां एक तालाब के नामकरण को लेकर ग्रामीणों ने विधायक का जब विरोध किया, तो ऐसे में विधायक के ऊपर सत्ता का ऐसा नशा दिखा कि विधायक ने युवक की गर्दन पकड़ दी। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि विधायक जी, ये जनता है, यही आपको विधायक बनाई है। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जनता हमेशा रहेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए भूपेश बघेल ने लिखा है कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो विधायक है वो एक युवक का गर्दन वो पकड़ लेते हैं अपने हाथ से, साथ ही धमकाते हुए भी दिख रहे हैं, डांटते हुए भी दिख रहे हैं। तो भिलाई से पूरा मामला, जहां एक तालाब के
नामकरण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। विधायक के ऊपर सत्ता का ऐसा नशा कुछ इस कदर दिखा कि वीडियो में आप देख सकते किस तरह से वो एक युवक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी गर्दन पकड़ रहे हैं और उसे धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विधायक जी, ये जनता है, यही आपको विधायक बनाई है, सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जनता हमेशा रहेगी। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यही है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। नेता यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नेता वहीं राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर कल गुरुवार को छठ महापर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। साथ ही संत राजीव लोचन महाराज भी छठ पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान संत राजीव लोचन महाराज अपने उद्बोधन हिंदुओं को 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। संत राजीव लोचन महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि महादेव की पुत्र वधू का नाम छठी मैया है। उन्होंने कहा कि छठी मैया कहती हैं, हम 2 हमारे 2 के चक्कर में मत चलो। संत राजीव लोचन महाराज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, काफी धूम देखने को मिली, ऐसे में छठ को लेकर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जिसमें जो संत हैं वो यहां पर शामिल हुए, संत राजीव लोचन महाराज भी शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी? तो राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर गुरुवार को छठ महापर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। साथ ही संत राजीव लोचन महाराज भी छठ पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रमन सिंह और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आरती भी की गई। ये रायपुर के महादेव घाट की तस्वीरें हैं जहां छठ महापर्व पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की तरह संत राजीव लोचन महाराज भी शामिल हुए। तो राजधानी रायपुर से तस्वीरें जहां छठ पर्व पर काफी विशेष आयोजन देखने को मिला। महादेव घाट पर गुरुवार को छठ महापर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। साथ ही संत राजीव लोचन महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान संत राजीव लोचन महाराज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से की। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से छठ पर्व की धूम देखने को मिली, बीते दिन काफी अच्छा आयोजन भी किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर संत राजीव लोचन महाराज जी भी शामिल हुए थे, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दूं कि जो छठ का कार्यक्रम था, ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मंच पे मौजूद थे। ऐसे में संत राजीव लोचन जी भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि छठ माता जो है वो महादेव की पुत्री थी और उनके कथनानुसार जो है आप हिंदुओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया
कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 1-2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, आप लोग 4 से 5 बच्चे पैदा कीजिए और उनकी रक्षा हम करेंगे। तो ये बड़े बयान जो है यहाँ पर राजनीतिक सियासत भी हलचल तेज कर दी है इसे लेकर। और आपको बता दूं कि ये राजीव लोचन जी का ये जो बयान जो है पूरा एकदम सुर्खियों में आ गया कि अब हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसी बात को लेकर इसको जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्वाभाविक जो गई चुनावी माहौल भी है। ऐसे में जो है राजीव लोचन का ये बयान बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव भी होना है, बेहद कम समय उसके लिए रह गया है। ऐसे में मनोज, जिस तरह से अब इस बयान को लेकर जो उन्होंने दिया है कि हम दो हमारे दो से अब काम नहीं चलेगा, इसके चक्कर में ना पड़े, किस तरह से इसे देखें और राजनीति से जोड़ते हुए किस तरह से देखें, क्या कुछ इस बयान का महत्व और किस तरह से प्रभाव पड़ेगा अब? जी रिया, उनका सीधा सीधा संदेश था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग जो है 4 से 5 बच्चे पैदा कीजिए और उनकी रक्षा हम करेंगे। ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है और इसको जो है अब जो विपक्ष इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। चुनावी माहौल है, निश्चित रूप से विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब ये उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे दुश्मन जो है AK-47 लेके निकले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदू परिवार के घर से भी उनकी जो है उनकी भ्रूण हत्या न हो, इस तरह का बयानबाजी जो है। और कहीं न कहीं साधु संत हैं, उन लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ये बातें अब जो है राजनीतिक टूल पकड़ता जा रहा है। रिया जी, बिल्कुल, जिस तरह से इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और मनोज, जिस तरह से अब चुनाव की घड़ी भी नजदीक आते जा रही है, क्या माना जाए, क्या ये चुनाव हमें पूरी तरह से बटा हुआ दिखेगा कि हिंदू जो है एक तरफ और क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस बयान का विरोध कर रही है, इस बयान की निंदा कर रही है, तो इसके क्या कुछ प्रभाव इस बयान के हमें आगे चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? जी, निश्चित रूप से रिया, जिस हिसाब से साधु संतों का बयान आए दिन इस प्रकार के बयान आते रहते हैं, कहीं न कहीं साधु संतों को चाहिए कि देश से राजनीति से उनको दूर रहना चाहिए। साधु संतों का काम होता है पूजा पाठ, लोगों को सही राह सही मार्गदर्शन दिखाना। इस बयान से जो है राजनीतिक हलचल के साथ साथ जो है एक दुष्प्रचार की भी भावना जो है लोगों में जागृत हो जाती है। हिंदू मुस्लिम में जो है दंगे फसाद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं साधु संतों को इससे बच के रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो सियासी जो है बारह यहाँ पर हाई हो चुका है इस बयान के बाद लेकर चुनावी। बिल्कुल, यानी जिस तरह से बयान सामने आया उसके बाद इस बयान के क्या कुछ सियासी रंग और देखने को मिलते हैं और चुनाव में किस तरह से इसका असर पड़ता है, वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। मनोज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रिया, जिस प्रकार से अभी ठीक है, आप रुकिए, हमारे साथ अजय गंगवार जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू रिया जी, थैंक यू। अजय जी, जिस तरह से कार्यक्रम हुआ छठ पर्व को लेकर और उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे, रमन सिंह मौजूद थे, बृजमोहन अग्रवाल मौजूद थे, वहीं संत राजीव लोचन महाराज का एक विवादित बयान सामने आया जिसको लेकर अब विवाद खड़े हो गए हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए रिया जी, महत्वपूर्ण है, संत जो है कहीं ना कहीं समाज को सीधे प्रभावित करते हैं। आज एक श्रद्धा का विषय है, उनको सही मार्गदर्शन देना ज्यादा आवश्यक है। जो इस प्रकार की राजनीतिक बयान देना, आज कहीं ना कहीं समाज को बांटने के बयान देना, नफरत और इस प्रकार के जो फैलाने के बयान है, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि देखिए, चुनाव के समय ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव जो है मुद्दों पे होना चाहिए, देश की आम जनता की बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, एक ऐसे मुद्दों पे होने चाहिए जो सीधे उनकी आम जीवन को प्रभावित करे। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी राम के नाम पे, तो जिस प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में एक अच्छा संकेत नहीं है रिया जी। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार देख रहे हैं हम कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस प्रकार के जो बयान दिए जा रहे हैं, जो बांटने और काटने की राजनीति की जा रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि आज देश की आम जनता लगातार इन बयानों से लगातार किनारा कर रही है। ये चुनाव में सीधे प्रभावित करने का प्रयास जरूर किया जाता है, आज संतों के माध्यम से, आज वोटों के धुएं का प्रयास, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है रिया जी। जी बिल्कुल, यानी आप मान रहे हैं कि एक तरह से जो चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो रायपुर दक्षिण सीट है उस पर चुनाव होना है, काफी बेहद कम समय उसके लिए रह गया है।
आप यही मान रहे हैं कि चुनाव जो होना चाहिए मुद्दों के बल पर लड़ना चाहिए और उसमें विकास और जो काम किया है सरकार ने वो मुद्दे होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से अजय जी ये पूरा बयान सामने आया है, क्या लगता है आपको कि आगे, क्योंकि काफी बेहद कम समय बचा है अब चुनाव में, क्या ये जैसा हमने कार्यक्रम में भी देखा, उन्होंने हिंदू लोगों से आह्वान किया, हिंदू धर्म के लोगों से आह्वान किया है, आपको क्या लगता है कि चुनाव प्रभावित हो सकता है इस मुद्दे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चरित्र रहा है, कभी हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में यूज किया जाता है, कभी प्रभु श्री राम के कंधे पे राजनीति की जाती है। देखिए, लोकसभा के चुनाव का जो परिणाम है वो सबसे इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने देखा अयोध्या के राम मंदिर पर लगातार राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन आज वहां की जनता ने अयोध्या में हरा के ये दिखा दिया कि जो धर्म पे राजनीति है, हिंदुत्व पे राजनीति है, या जो बांटने और काटने की राजनीति है, उसके बजाय क्या लगता है अजय जी, जो बांटने और काटने की बात है, क्योंकि इसका प्रभाव हरियाणा में क्या हुआ वो हमने अच्छे से देखा, क्या छत्तीसगढ़ चुनाव में भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है बांटने काटने वाले बयान का? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, दक्षिण में माननीय बृजमोहन जी 40 साल से विधायक थे। आज बड़े बड़े वहां पे जो उम्मीदवार थे, सुनील सोनी एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह निष्क्रिय रहे, महापौर के रूप में, सांसद के रूप में, जो छत्तीसगढ़ के आम जनता ने उनको मौका दिया उसमें तो पूरी तरह विफल रहे। तो आज ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अंतरबाजी जो गुटकला है वो लगातार यहाँ पे हावी है। सिर्फ और सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल की जीत के चलते उनको टिकट दी गई है। आज चुनाव की जो कल उनके द्वारा रोड शो किया गया, सारे वरिष्ठ नेता, सारे मंत्री उनकी रैलियों से नाराज हैं। तो ये माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपने दम पे सुनील सोनी को चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन में जो अन्य उम्मीदवार थे, यानी आप कह रहे सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाने को लेकर भी बीजेपी में अंतर कला है? 100%। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नंदन जैन है, आज संजय श्रीवास्तव जी हैं, केदार गुप्ता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन और भाजपा के वरिष्ठ नेता चाहते थे कि वो शायद सुनील सोनी से बेहतर उम्मीदवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं बृजमोहन की जिद के चलते, बृजमोहन जी की पसंद के चलते उनको सुनील सोनी की टिकट देनी पड़ रही है। आज कहीं ना कहीं बृजमोहन जी अपने दम पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री लगातार पूरे चुनाव प्रचार से किनारा करके बैठे, रोड शो में कोई उपस्थित नहीं होता। तो ये आने वाला, चलिए ठीक है, यानी ये वक्त बताएगा हालांकि अजय जी कि किसको कितना फायदा यहां पर मिलता है, कौन से मुद्दे जनता तक पहुंचते हैं और जो जीत का दम भर रहे हैं उन्हें असल में जीत मिलती है या नहीं। अजय गंगवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं भिलाई में नामकरण पर बवाल मचा, विधायक के ऊपर सत्ता का ऐसा नशा दिखा कि विरोध करने पर विधायक ने युवक की गर्दन पकड़ डाली। भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विधायक जी, ये जनता है, यही आपको विधायक बनाई है, सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जनता हमेशा रहेगी, यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो तालाब के नामकरण को लेकर ग्रामीणों ने विधायक का विरोध किया। ऐसे में विधायक सत्ता के कुछ इस कदर नशे में दिखे कि वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से जो विधायक हैं वो ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने युवक का गर्दन तक पकड़ दी, साथ ही युवक को धमकी देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि विधायक जी, ये जनता है, यही आपको विधायक बनाई है, सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, जनता हमेशा रहेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। नेता तो सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता श्रीकांत दास का। श्रीकांत, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आखिर क्यों जो विधायक है वो एक युवक का चेहरा पकड़ लेते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं, नाराज काफी ज्यादा दिख रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला? ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मामला 2-3 दिन पुराना है। पर 2-3 दिन पहले जो स्वर्गीय शारदा सिंह है, उनके नाम से यहाँ पे जो विधानसभा, रसायनगर विधानसभा, वहाँ तालाब है जिसका नाम पूर्व में ही यहाँ के जो पंथी नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय पंथी नृत्य द्वादश बंजारे के नाम पे था, उसमें विधायक रितेश सिंह के द्वारा घोषणा की जाती है कि उसका नाम बदलकर स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। जिसे जैसे आसपास के ग्रामीणों में इसकी बात फैलती है तो वहाँ के ग्रामीण उग्र हो जाते हैं और अपनी बातों को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से विधायक रितेश सिंह के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे उनसे बात होती है, जहाँ पे बात इतनी गर्मागर्मी हो जाती है कि जो विधायक रितेश सिंह भाजपा के विधायक हैं
वो अपना आपस खो देते हैं और युवक की जो गले पर गर्दन पकड़ लेते हैं और एक बार नहीं 2 बार पकड़ते हैं और उसकी पीठ में भी थपथपाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि विधायक स्वयं अपना विवेक खोते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब ये मामला जो श्रीकांत, ये कैसा नशा सत्ता का कि विधायक जो है वो बेलगाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, गर्दन पकड़ने में उतारू हो गए हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या माना जाए जिस तरह से बीजेपी का अब इसी चीज को लेकर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है कि यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। जी, ये सब मामले जब वीडियो वायरल होता है तो वहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि विधायक जी, आपकी जनता है जो आपको सराखों पे उठाई है और आप उनसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जनता तो यही रहेगी, आप विधायक रहे ना रहे। कहीं ना कहीं ये चीज इतनी ज्यादा राजनीति हावी हो रही है और जानकारों को साफ तौर पे कहना है कि जो रायपुर में उपचुनाव हो रहे हैं उससे जो छत्तीसगढ़ी का जो मामला है बाहर और भीतरी का, वो कहीं ना कहीं हावी होगा और चुनाव में जरूर असर डाले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत भूपेश बघेल बाहरी और छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करते आ रहे हैं। और बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरह से अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, कई तरह के सवाल जो हैं वो बीजेपी को लेकर उठ रहे हैं। अब हालांकि देखना ये बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले का क्या कुछ रुख आगे रहता है और इस मामले का कितना असर जो है चुनाव पर पड़ता है। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।